बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। देखो हम बात कर रहे थे धातु क्रम की। तो देखो धातु क्रम के अंदर हमने 3 स्टेप देखे थे। कौन कौन से? फर्स्ट स्टेप अपना था अयस्कों का समृद्धिकरण। क्या था? अयस्कों का समृद्धिकरण, यानी हम अयस्कों से क्या कर रहे थे? गैंग को हटा रहे थे। समृद्धिकरण कह दो या सांद्रण कह दो, एक ही बात है। और सेकंड स्टेप अपना क्या था? धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं की प्राप्ति कह दो या धातुओं का निष्कर्षण कह दो। तो देखो जो धातुओं का निष्कर्षण था, इसके अंदर हमने अभिक्रियाशीलता श्रेणी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहला था कि बॉटम में प्रेजेंट धातुओं का निष्कर्षण, तो वो बात हम कर चुके हैं। सेकंड नंबर पे था कि मिड में स्थित या मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। तो इसके अंदर जो मध्य में स्थित धातुएं कौन कौन सी थी? जिंक, आयरन और लेड। तो देखो हमने लास्ट वीडियो के अंदर निष्तापन और भर्जन की बात की थी, और उसके अंदर जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं उन्हीं के अंदर आयरन आता है। और आयरन की एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है थर्मेट अभिक्रिया, उसकी बात हम आज करेंगे। तो देखो क्या होता है थर्मेट अभिक्रिया के अंदर? आयरन थर्ड ऑक्साइड, जिसको हम क्या सूत्र है होता है इसका? Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी का क्या मीन्स होता है? कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो क्या होती हैं? ऊष्माक्षेपी होती हैं। और उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातु या जो लोहा हमें मिल रहा है वो गलित अवस्था में प्राप्त होता है। और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? थर्मेट अभिक्रिया कहलाती है। क्या अभिक्रिया होती है? कि Fe2O3 सॉलिड प्लस 2 एल्यूमिनियम गिव्स 2Fe लिक्विड प्लस Al2O3 सॉलिड, और साथ में क्या निकल रही है? ऊष्मा निकल रही है। यानी जब ये जो Fe2O3 है, आयरन का ऑक्साइड है, इसको हम एल्यूमिनियम के साथ में गर्म करते हैं तो ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के दौरान बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये होती है। और जो निकलने वाली ऊष्मा होती है उसकी मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि उसके प्रभाव से जो लोहा हमें मिलता है वो हमें गलित अवस्था में मिलता है। तभी हमने यहाँ पर क्या लगाया है? लिक्विड लगाया है। लोहा किस रूप में मिलेगा हमें? गलित अवस्था में मिलेगा। और इस जो अभिक्रिया का यूज कहाँ होता है? रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। ये जो मध्यम अभिक्रियाशील जो धातुएं हैं, इस स्टेप के अंदर हमने 3 चीजें देखी हैं। कौन कौन सी देखी थी? निष्तापन और भर्जन, और आज हमने बात की है थर्मेट अभिक्रिया की। ये तीनों चीज़ें ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। निष्तापन और भर्जन क्या है? भर्जन के अंदर देखो हम सल्फाइड अयस्क से ऑक्साइड बना रहे थे, सल्फाइड से ऑक्साइड बना रहे थे। और जो निष्तापन है या कैल्सिनेशन है, इसके अंदर हम कार्बोनेट अयस्क से ऑक्साइड अयस्क प्राप्त कर रहे थे। और हमें ये ऑक्साइड अयस्क प्राप्त करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्कों की बजाय हम ऑक्साइड अयस्क से धातुओं को अधिक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, उनका निष्कर्षण होता है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। चूँकि हम जानते हैं कि ऊपर स्थित धातुएं क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं। इतनी ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं कि ये जो सोडियम है, पोटेशियम है, इनको तो हम वायुमंडल में खुला छोड़ते ही ये क्या कर लेती हैं? आग पकड़ लेती हैं। इसीलिए तो इनको किस में रखा जाता है? कैरोसिन में रखा जाता है। तो देखो ये जो धातुएं होती हैं, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, इनको हम किस तरह से प्राप्त करते हैं? इनके अयस्कों से। ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील हैं,
अतः इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन से अधिक होती है। अतः इनका विद्युत अपघटनी अपचयन करवाया जाता है। देखो, हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि ये जो धातु ऑक्साइड हमें मिले थे, इनका हम क्या करवा रहे थे, अपचयन करवा रहे थे। तो ये जो धातुएं हैं ये इतने ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं कि इनका हम सिंपली अपचयन नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि ये जो अपचायक पदार्थ कार्बन जो हम ले रहे थे, इसकी बजाय इसकी ऑक्सीजन से अधिक बंधुता बन जाती है, उसके साथ अधिक तेजी से रिएक्शन करते हैं। इसलिए इनका क्या करवाना पड़ता है, हमें विद्युत अपघटनी अपचयन करवाना पड़ता है। और विद्युत अपघटनी अपचयन देखो किस तरह से करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड की, कि सोडियम क्लोराइड से हम सोडियम को किस तरह से प्राप्त करेंगे। तो देखो, विद्युत अपघटनी अपचयन का मतलब ये होता है कि हम एक शेल लेते हैं और शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड। जो कैथोड होता है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है और एनोड होता है वो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है। तो देखो किस तरह से ये जो सोडियम क्लोराइड है उसको हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, ये जो सोडियम क्लोराइड है इसका जब हम विलयन लेकर के उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, ये Na+ और Cl- में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? Na+ और Cl- में टूट जाता है। अब देखो, जैसा कि हमने बात की है कि सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। और ये हम बात पहले भी कर चुके हैं कि जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, विपरीत प्रकृति के, उनके अंदर क्या होता है, आकर्षण होता है। और जब समान होते हैं तब उनके अंदर क्या होता है, प्रतिकर्षण लगता है। तो जो पॉजिटिव आयन है या जो धनात्मक आयन है वो कहाँ पर इकट्ठा होगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के पास में। और जो ऋणात्मक आयन है वो कहाँ होगा, धनात्मक इलेक्ट्रोड के पास में। तो जो अपना सेल होता है विद्युत अपघटनीशील होता है, उसके अंदर एनोड होता है धनात्मक। एनोड क्या होता है, धनात्मक होता है। चूंकि एनोड धनात्मक है तो इस पर कौन सा आयन आके इकट्ठा होगा, ऋणात्मक आयन, जो कि कौन है, इसके अंदर क्लोराइड आयन है। कौन है, क्लोराइड आयन है। कैथोड जो होता है वो होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। अब चूंकि ये ऋणात्मक है तो किसको आकर्षित करेगा, पॉजिटिव आयन को या धनायन को। और धनायन इसके अंदर कौन है, सोडियम है, Na+ है। तो Na+ कहाँ इकट्ठा होगा, कैथोड पर इकट्ठा होगा। अब देखिए, ये जो कैथोड और एनोड होते हैं उनके ऊपर कुछ अभिक्रियाएं होती हैं। ये जो एनोड इलेक्ट्रोड होता है उस पर ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ये बात आप याद रखोगे कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है। जो कैथोड होता है उस पर हमेशा अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। तो कैथोड के ऊपर क्या होगा, अपचयन होगा। किसका होगा, Na+ धनायन का होगा, क्योंकि कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है और इसके ऊपर धनायन आके इकट्ठा होगा। तो Na+ है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जुड़ जाएगा और Na बना लेगा। क्या बना लेगा, Na बना लेगा। और ये हम ऑक्सीकरण अपचयन के अंदर देख चुके हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तब क्या होता है, अपचयन होता है। इलेक्ट्रॉन जुड़ना जब होता है तो वो अभिक्रिया होती है अपचयन। और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होगा और एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अब हम बात कर लेते हैं डायग्राम से कि किस तरह से सेल होता है, कौन कौन से इसके अंदर इलेक्ट्रोड होते हैं। तो ये जैसे अपना कोई शेल है जिसके अंदर 2
इलेक्ट्रोड होते हैं। ये कैथोड है जो कि ऋणात्मक है और ये एनोड है जो कि क्या है, धनात्मक है। अब देखो जैसे ही Na+ और Cl- हम का सॉल्यूशन हमने लिया है तो वो किस में ब्रेक हो जाएगा, Na+ और Cl-। ओके, और ये जो पॉजिटिव आयन Na+ है, Na सोडियम धनायन है, वो कहाँ इकट्ठा होगा, वो इस कैथोड इलेक्ट्रोड के पास में आएगा Na+, और कैथोड पे आते ही Na+ में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। और जो एनोड है उसके पास में आएंगे अपने क्लोराइड आयन, और क्लोराइड आयन आएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव होंगे और उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। इस तरह से जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अंदर ऊपर स्थित धातुएं हैं या अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, उनका हम क्या करवाते हैं, विद्युत अपघटनी अपचयन करवाते हैं। अब हम बात करेंगे अपनी थर्ड स्टेप की, जो कि क्या है, धातुओं का परिष्करण या शुद्धिकरण। तो देखो थर्ड स्टेप से पहले हम ये देख लेते हैं कि बाकी दो स्टेप के अंदर हमने क्या देखा है। फर्स्ट स्टेप धातुकर्म का अपने लिए क्या था, अयस्कों का शांतरण, अयस्कों का शांतरण, जिसके अंदर हमने क्या किया है, अयस्क से गैंग को हटाया है, अयस्क से गैंग को रिमूव किया है। ओके, सेकेंड स्टेप था अपना कि धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण, जिसके अंदर हमने क्या किया है कि जो धातु अयस्क हमें मिले हैं, क्या मिले हैं, धातु अयस्क, जो कि हमें फर्स्ट स्टेप के अंदर मिल गए, उन धातु अयस्क से हम धातु प्राप्त कर चुके हैं। अब जो धातु हमें मिली है वो क्या है, अशुद्ध है, क्या है, अशुद्ध है, उसके साथ में कुछ अशुद्धियां हैं, तो उन अशुद्धियों को हम थर्ड स्टेप के अंदर हटाएंगे उस धातु से। तो थर्ड स्टेप अपना क्या होगा, धातुओं का परिष्करण, धातुओं का परिष्करण, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अशुद्धियों को धातु से रिमूव कर देंगे। इस तरह से अब हम बात कर लेंगे अपने थर्ड स्टेप की कि किस तरह से हम धातुओं से अशुद्धियों को रिमूव कर पाते हैं। तो देखो जो विभिन्न अपचयन प्रक्रमों द्वारा प्राप्त धातुएं क्या होती हैं, अशुद्ध होती हैं, शुद्ध नहीं होती हैं। इनके साथ कुछ अशुद्धियां होती हैं और इन अशुद्धियों को हटाना ही धातुओं का क्या कहलाता है, परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है, धातुओं का परिष्करण कहलाता है। और धातुओं का परिष्करण करवाने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है, बहुत इम्पोर्टेंट विधि है, जिसको हम कहते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण। तो किस तरह से हम विद्युत अपघटनी परिष्करण से धातुओं को प्राप्त करते हैं, तो देखो इसके लिए हम एक शेल लेते हैं और उसके अंदर व्यवस्था किस तरह से होती है। तो देखो इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु का कैथोड लिया जाता है और धातु के लवण विलयन को हम विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग करते हैं। और जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है और इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से अपना जो कैथोड इलेक्ट्रोड है उस पर निक्षेपित हो जाता है और विलेय अशुद्धियां विलयन में तथा अविलेय अशुद्धियां एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एनोड मड या एनोड पंख कहते हैं। तो देखो इसको भी हम एक डायग्राम से बात करेंगे कि ये जो अपना एक शेल है, धातुओं के शुद्धिकरण के लिए हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटनी परिष्करण जो विधि है उसके अंदर हम एक शेल लेते हैं और शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं
एक धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है और एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। इनको हम बैटरी की सहायता से जोड़ देते हैं। तो देखो, जो अपना विद्युत अपघटनी परिष्करण है उसके अंदर क्या होता है, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, कैथोड, और पॉजिटिव एनोड होता है वो होता है एनोड। तो जो विद्युत अपघटनी परिष्करण है उसके अंदर हम शुद्ध धातु का कैथोड लेते हैं। किसका लेते हैं, शुद्ध धातु का कैथोड लेते हैं, और अशुद्ध धातु का एनोड लेते हैं। एनोड किसका यूज करते हैं, अशुद्ध धातु का। और जो धातु हम ले रहे हैं उसी धातु का जो विलयन कोई लवण है, धातु का साल्ट, धातु का लवण, जिसको हम किसकी तरह यूज करेंगे, विद्युत अपघटक की तरह यूज करेंगे। उसके बाद में देखो क्या होगा, जैसे हम बात कर रहे हैं कॉपर धातु के निष्कर्षण की। किसकी बात कर रहे हैं कि कॉपर धातु को हम किस तरह से शुद्ध करेंगे। तो अपना जो एनोड है उस पे क्या होता है, ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे अपचयन होता है। तो हम बात कर रहे हैं कॉपर के जो धातु है उसके शुद्धिकरण की। तो कॉपर धातु के शुद्धिकरण के लिए हम क्या करेंगे, कॉपर धातु का ही क्या लेंगे, शुद्ध जो कॉपर धातु होगी उसका लेंगे हम कैथोड, और अशुद्ध कॉपर का हम क्या लेंगे, एनोड। और जो कॉपर है उसी का एक लवण लेंगे, जैसे CuSO4 हमने लिया है। क्या लिया है, CuSO4 लिया है, वो विद्युत अपघटक के रूप में हम यूज करेंगे। अब देखो, जितनी मात्रा ये जो अपने धातुएं हैं उनके अंदर अशुद्ध जो धातु है वो उस विलयन के अंदर घुल जाती है। अशुद्ध धातु विलयन में घुल जाती है, और जितनी मात्रा अशुद्ध धातु की विलयन में घुली है उतनी ही शुद्ध जो कॉपर धातु है वो हमें कहाँ मिल जाएगी, कैथोड पर मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी, कैथोड के ऊपर हमें मिल जाएगी। तो हमें शुद्ध धातु कहाँ पर मिल जाएगी, कैथोड पे, जिसके साथ क्या होगा, ये जो कॉपर है Cu+2 के रूप में इसका अपचयन होगा और Cu बना लेगा, जो है क्या है, अपनी शुद्ध धातु है। इस तरह से, और जो अशुद्धियां हैं कॉपर धातु के साथ में वो हमें कहाँ मिलेंगी, ये जो अपना एनोड इलेक्ट्रोड है उसके नीचे विलयन में जमा हो जाएंगी, जिनको हम क्या नाम देंगे, एनोड पंख या एनोड मड नाम दे देते हैं। इस तरह से अशुद्ध धातु को हम विद्युत अपघटनी परिष्करण के द्वारा शुद्ध कर लेते हैं। तो अपना धातु क्रम का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। 3 स्टेप के अंदर धातुओं क्रम चलता है, अयस्कों का सांद्रण, सेकंड नंबर पे धातुओं का निष्कर्षण, एंड थर्ड नंबर पे चलता है धातुओं का परिष्करण या धातुओं का शुद्धिकरण। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के हम बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।